पोर्टल टू अनदर डायमेंशन या कहा जाए कि दूसरी दुनिया में जाने का कोई रास्ता। तो आपको क्या लगता है कि हमारी अर्थ पर क्या ऐसे कोई पॉइंट्स हैं जहाँ पे दूसरी दुनिया में जाने का कोई रास्ता है? कहा जाता है हमारी अर्थ पर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ कुछ पोर्टल्स खुलते हैं, जहाँ से एलियंस आते हैं या फिर दूसरी दुनिया में जाने का कोई रास्ता है। तो आज देखेंगे हम ऐसा ही एक केस जो कि अमेरिका का है और जो काफ़ी मशहूर है, जो कि 1997 का है, काफ़ी पुराना अभी से। वॉशिंगटन के एलेंसबर्ग में रहने वाले मेल वाटर्स की प्रॉपर्टी पर ज़मीन में एक बड़ा सा होल था, जो कि एक वेल यानी कुएं की तरह दिखता था। पर वो असल में एक कुआं नहीं था। मेल और उसके पड़ोसी उस कुएं जैसे लंबे गड्ढे पर अपना कूड़ा, पुराना कबाड़ और सारी फालतू यानी वेस्ट चीजें डंप किया करते थे। कुछ वक्त बाद मेल ये सोचकर हैरान रहने लगा कि ये कुआं आखिर भरता क्यों नहीं है। फिर कुछ और वक्त गुजरने के बाद मेल ने उस गड्ढे से रिलेटेड कुछ बहुत स्ट्रेंज बातें नोट करी, जैसे कि मेल और उसके पड़ोसियों के पालतू कुत्ते उस गड्ढे के पास जाने से बहुत डरते थे। मेल का रेडियो उस गड्ढे के पास आते ही कुछ बहुत अजीब सिग्नल पकड़ने लगता था, और सबसे अजीबोगरीब बात ये थी कि उस कुएं का कोई बेस या कहा जाए कोई बॉटम नहीं था। पर ये कैसे हो सकता है, यानी जमीन पर खोदी गई कोई भी चीज हो, उसका कहीं तो जाके अंत होगा, कहीं तो उसका बेस होगा। इसका नहीं था। तो आइए देखते हैं कि इस राज को जानने के इस पूरे सफर में मेल के साथ क्या क्या पेश आया। तो इस गड्ढे या कहा जाए इस कुएं की चौड़ाई डायमीटर 9 फीट 9 इंच के बराबर है। देखने में एक कुएं की तरह लगता था क्योंकि ईंटों से बनी उसकी बाउंड्री तकरीबन 15 फीट नीचे तक बनी हुई थी, और उसके बाद गहरा अंधेरा दिखता था। मेल और उसके पड़ोसी पिछले कई सालों से उस कुएं नुमा गड्ढे में अपने घर का सारा वेस्ट डाला करते थे। पर स्ट्रेंज बात यह थी कि उस गड्ढे में डाली गई कोई भी चीज की नीचे गिरने की आवाज कभी नहीं आती थी, और ना ही अपनी ही आवाज की कोई एको सुनाई देती थी। ये सब ऑब्जर्व करने के बाद मेल ने उस गड्ढे की गहराई के बारे में पता लगाने की ठान ली। मेल के पास मछली पकड़ने की एक डोर यानी फिशिंग लाइन रखी हुई थी। उसने फिशिंग लाइन में एक तरफ 1 पाउंड का वेट बांधकर उसको गड्ढे में उतार दिया। वो वेट फिशिंग लाइन से बंधा हुआ नीचे जाता रहा और फिशिंग लाइन की पूरी लेंथ यानी तकरीबन 4500 फीट तक चला गया, लेकिन अभी तक किसी भी तल से या किसी बेस से नहीं टकराया था। ये जानने के लिए कि कहीं नीचे वेट पानी में तो नहीं चला गया। जब फिशिंग लाइन रील को वापस ऊपर खींचा गया तो वो बिल्कुल सूखा था। उसके बाद मेल ने उस फिशिंग लाइन की रील में 5000 फीट की एक और रील बांधकर फिर से उसे नीचे फेंका। इस बार भी वही हुआ, वेट नीचे किसी भी बेस से नहीं टकराया। अब तो मेल की क्यूरियोसिटी और ज्यादा बढ़ गई थी। वो रील के बाद रील लगाता रहा जब तक कि उसके पास सारी फिशिंग लाइन रील्स खत्म नहीं हो गई। मतलब अब वो वेट 80,000 फीट यानी 15 माइल्स के करीब नीचे जा चुका था। 15 माइल्स बिना किसी बेस के टकराए। ये सब एक्सपेरिमेंट के दौरान मेल का कुत्ता उस गड्ढे के आसपास भी नहीं आना चाहता था। उस गड्ढे के चारों तरफ दूर दूर तक कोई चिड़िया का बच्चा भी नहीं दिख रहा था। इस बारे में मेल ने अपने पड़ोसी से बात की और एक हल्का सा डिस्कशन किया, तो उसके पड़ोसी ने बताया कि जब उसका कुत्ता मर गया था तो उसने उस कुत्ते की डेड बॉडी उस गड्ढे में फेंक दी थी, पर कुछ दिन बाद ही वो कुत्ता वापस आ गया। मेल के पड़ोसी ने अपने कुत्ते को अपने घर के पास से जंगल की तरफ जाते हुए देखा। वो वही कॉलर पहना हुआ था गले में जो उसके मालिक ने उसे पहनाया था, पर जब उसे आवाज दी गई तो उसने अपने मालिक को पहचानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। ऐसा लगा था कि वो शायद किसी और डायमेंशन से वापस आया है। ये सब होने के बाद मेल अब इस गड्ढे के बेस के बारे में जानने के लिए और भी ज्यादा क्यूरियस हो चुका था।
पर 1997 के उस जमाने में सिर्फ एक ही ऐसी जगह थी जहां ये सब डिस्कस किया जा सकता था, और वो था कोस्ट टू कोस्ट एएम, जो कि एक पैरानॉर्मल बेस्ड रेडियो प्रोग्राम था। उस वक्त कोस्ट टू कोस्ट एएम प्रोग्राम दुनिया भर में तकरीबन 100 से भी ज्यादा रेडियो स्टेशंस पर ब्रॉडकास्ट होता था, जिसको 10 मिलियन से भी ज्यादा लोग सुनते थे। मेल ने 21 फरवरी 1997 को इस शो के प्रेजेंटर आर्ट बेल को कांटेक्ट किया, जिस पर आर्ट बेल ने मेल को अपने शो पर इनवाइट किया। और फिर बस थोड़ी ही देर बाद मेल की प्रॉपर्टी पर यह होल के बारे में अब इस शो के जरिए दुनिया को पता चल चुका था। तो आर्ट के कुछ अगले शोज में मेल ने इस गड्ढे के बारे में काफी डिटेल्स बताई थी। अच्छी बात यह थी कि आर्ट के लिसनर्स ने मेल को कई तरह के एडवाइस भी दिए थे, जैसे कि उस गड्ढे की लंबाई लेजर से नापी जा सकती है। पर बुरी बात यह हो गई थी कि अब उस होल और उसकी लोकेशन के बारे में 10 मिलियन से भी ज्यादा लोग जान चुके थे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जब मेल उसी रेडियो शो के बाद घर लौटा तो देखा कि उसकी प्रॉपर्टी की एंट्रेंस ब्लॉक कर दी गई है। जी हाँ, अब मेल की प्रॉपर्टी पर यूएस मिलिट्री तैनात कर दी गई थी और किसी को भी अंदर जाना अलाउड नहीं था। ऊपर निगाह उठाकर देखा तो मेल की प्रॉपर्टी पर मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स मुआयना कर रहे थे। मेल के मुताबिक उस होल के अराउंड जानवर आने से डरते थे, पर पेड़ पौधे खूब अच्छी तरह से उगते थे। हालांकि मेल का रेडियो उस होल के पास ले जाने से कुछ अलग ही फ्रीक्वेंसी पकड़ता था। एक दिन ऐसे ही जब मेल अपने रेडियो को उस होल के करीब ले गया तो वो कुछ पुराने टाइम का म्यूजिक सुनाने लगा। ये सुनकर जब मेल ने चैनल चेंज किया तो रेडियो अब एक बेसबॉल गेम की लाइव कमेंट्री सुना रहा था। मेल को ये तब तक नॉर्मल लगता रहा जब तक कि उसको ये पता नहीं चला कि वो बेसबॉल का लाइव गेम तो 1967 में खेला गया था, यानी 30 साल पहले। ओके, कोस्ट टू कोस्ट एम शो से वापस आने के बाद मेल की प्रॉपर्टी को सील कर दिया गया था। कुछ हैवी मशीनरी भी वहां लाई गई थी। मेल ने जब पता करना चाहा तो उसको ये बताया गया कि यहाँ पर एक प्लेन क्रैश हुआ है, लेकिन वहां तो किसी भी प्लेन क्रैश का कोई सीन लग नहीं रहा था। ना कोई आग, ना धुआं, और ना किसी ने ऐसा कुछ देखा था। वहां पर आए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने मेल को भी उसकी प्रॉपर्टी में आने से रोक दिया था। वो अपनी प्रॉपर्टी में नहीं जा सकता था। उनका ये कहना था कि जब तक कि प्लेन क्रैश का इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाता कोई अंदर नहीं जाएगा। ये सुनकर जब मेल ने उसके सीनियर से बात करने को कहा तो मेल की मुलाकात एक आदमी से कराई गई जो कि नॉर्मल कपड़े पहना हुआ था, या कहा जाए कि आर्मी या पुलिस की यूनिफॉर्म नहीं पहना था। उसने मेल से बड़े प्यार से कहा कि अब ये प्रॉपर्टी तुम्हारी नहीं है, और अगर ज्यादा ड्रामा करोगे तो हम ये भी साबित कर सकते हैं कि यहाँ पर एक छिपी हुई ड्रग लैब पाई गई है। ये सुनकर मेल ने कहा कि वो प्रेस के पास जाएगा, और उस आदमी ने बहुत इत्मीनान से मेल को जवाब दिया कि तुम प्रेस के पास बड़े शौक से जा सकते हो, लेकिन तुम्हारा यकीन कोई नहीं करेगा। फिर उसके कुछ दिन बाद कोस्ट टू कोस्ट एम शो के प्रेजेंटर आर्ट बेल ने मेल से अपडेट लेने के लिए उसको ऐसे ही एक कॉल किया। मेल ने बताया कि उसके एक पड़ोसी ने उस बड़े होल में से एक बहुत काला बीम निकलता हुआ देखा है, जो कि आसमान में बादलों तक जा रहा था। वो ऐसा था जैसे कि कोई लाइट की बीम हो, पर बहुत ज्यादा गहरी काली। मेल का कहना था कि उसने खुद ऐसा कुछ नहीं देखा था, पर आर्ट बेल और उनके लिसनर्स के अकॉर्डिंग वॉशिंगटन के उस पार्ट में काफी सारे यूएफओ साइटिंग्स हुई हैं और बहुत से पैरानॉर्मल केसेस भी रिकॉर्ड किए गए हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि वो होल दूसरी डायमेंशन तक जाने का एक पोर्टल या फिर गेटवे है, या फिर ये भी पॉसिबल था कि वो एक टाइम ट्रैवल वाला पोर्टल हो जिसमें कुछ भी डाला जाए तो वो चीज़ का पता ही नहीं चलता कि कहाँ गई। बाकी लोगों की ये भी थ्योरी थी कि ये हॉलो अर्थ में जाने का एक रास्ता है। पर अब मेल अपनी ही प्रॉपर्टी पर नहीं जा पा रहा था, तो उसने आसपास के पड़ोसियों से पूछताछ करी तो एक बहुत बूढ़े आदमी ने बताया कि जहां पर ये होल है वहां बहुत साल पहले कुछ पत्थर के कॉलम इस होल के चारों तरफ हुआ करते थे। इस सब के चलते आर्ट बेल ने
मेल को कुछ नई अपडेट के लिए फिर से कॉल किया और मेल ने भी शो पर आने का वादा किया, पर शो वाले दिन मेल का तो दूर दूर तक कहीं पता नहीं था और वो फोन का जवाब भी नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेल इस सीन से गायब ही हो गया है। अब इस बात को 3 साल गुजर जाते हैं। 3 साल के बाद एक दिन मेल वापस नजर आता है। मेल बताता है कि उसको अपनी ही प्रॉपर्टी लीज करने के लिए $3 मिलियन पर ईयर ऑफर किए गए थे, लेकिन डील ये थी कि उसको एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करना होगा और फौरन ही अमेरिका छोड़कर चले जाना होगा और फिर कभी वापस नहीं आना होगा। मेल ने ये डील कबूल कर ली और अगले 2 साल तक वो ऑस्ट्रेलिया में रहा, लेकिन 2 साल बाद वो अपनी फैमिली से मिलने वापस यूएस आ गया, जो कि डील के अकॉर्डिंग ठीक नहीं था। इस दौरान आर्ट बेल ने मेल को फिर अपने शो पर इनवाइट किया था, पर मेल वहां नहीं गया। फिर हुआ ये कि जब मेल वहां एक दिन अपने किसी रिलेटिव के यहाँ एक बस में बैठकर जा रहा था, तभी अचानक से ही बस में 2 लोगों की लड़ाई हो जाती है। पुलिस को बुलाया जाता है और फिर सब पैसेंजर्स को अलग बस में कर दिया जाता है और सबसे पूछताछ होती है। बस मेल को यहां तक ही याद था। अगली चीज मेल को याद थी वो बहुत अजीब थी। मेल अपने आप को सैन फ्रांसिस्को में पाता है और 12 दिन गुजर चुके होते हैं। जी हाँ, 12 दिन। उसको जब होश आता है तो वो अपने आप को सैन फ्रांसिस्को की एक सुनसान गली में पड़ा पाता है। उठते ही हाथ में बहुत दर्द महसूस करता है और उसका वॉलेट और चाबियां उसकी जेब से गायब होते हैं। वो अपने हाथ की स्लीव को जब फोल्ड करके देखता है तो सिरिंज की नीडल्स के निशान, साथ में टेप के निशान भी होते हैं। फिर अगले ही मिनट थोड़ा और होश में आ जाने के बाद उसको अपने मुंह में कुछ फील होता है। जब वो चेक करता है तो पता चलता है उसके मुंह में तो थोड़ा ब्लड है और साथ में ही पीछे के 2 दांत भी टूटे हुए हैं। ये सब होने के बाद मेल फिर कभी अपनी प्रॉपर्टी पे नहीं जा सका, क्योंकि उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ने लीगल एक्शन लिया था, ये कहकर कि यहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है। मेल से उसकी प्रॉपर्टी छीन ली गई थी और 2 दिन बाद आर्ट के शो में आने के बाद तो मेल का बैंक अकाउंट भी खाली कर दिया गया था। यूं तो कुछ लोगों को ये सब एक झूठी कहानी या कहा जाए एक होक्स लग रहा था, लेकिन क्योंकि ये इंटरेस्टिंग था तो आर्ट इसे अपने शो पर अब भी सुना रहा था। अकॉर्डिंग टू आर्ट बेल, जब एक मीडिया क्रू मेल की प्रॉपर्टी पर पहुंचा तो वहां उसे वो होल तो नहीं मिला, पर मिलिट्री की कार्रवाई के निशान और सबूत जरूर थे। मेल की प्रॉपर्टी को नो फ्लाई जोन के अंदर ले लिया गया था। उस जमाने में गूगल अर्थ की तरह एक साइट हुआ करती थी जिसका नाम टेरा सर्वर था। तो टेरा सर्वर के हिसाब से मेल की प्रॉपर्टी वाली जगह के साथ बहुत सारी लैंड को मैप्स में ब्लैकआउट कर दिया गया था। इस पर भी कुछ अक्लमंद लोगों का यह भी कहना था कि मेल ने खुद एक ब्लैक्ड आउट एरिया देखकर मैप में उसे अपनी प्रॉपर्टी की जगह बता दिया होगा। जबकि सच ये था कि कुछ साल पहले टेरा सर्वर के लॉन्च होने के 6 महीने पहले मेल ने आर्ट को अपनी पहली कॉल करी थी, तो ये पॉसिबल नहीं था। इसी दौरान मेल को एक पुरानी नेटिव अमेरिकन ट्राइब ने कांटेक्ट किया, पर किस लिए? उस ट्राइब के लोग मेल के साथ एक रिसर्च करना चाहते थे। रिसर्च? लेकिन किस बारे में? वो रिसर्च थी एक और एंडलेस होल के बारे में जो कि वहां से दूर नेवाडा स्टेट में था। ये दूसरा होल बास्क ट्राइब की जमीन पर था जो कि एक्चुअली कहीं फ्रांस और स्पेन के बीच से ओरिजिनली आके वहां से बसे थे। उस ट्राइब के लोग यूएस में 1800 में कभी माइग्रेट करे होंगे। उनका कहना था कि वो लोग नेवाडा में पिछले 200 साल से हैं और उतना ही पुराना था वो होल। ये लोग उस होल को काफी सेक्रेड मानते थे। ये वाला होल भी मेल वाले होल की तरह तकरीबन 9 फीट चौड़ा था, पर उसके ऊपर एक मेटालिक बाउंड्री थी। एक मेटालिक बाउंड्री। इस होल के आसपास कुछ गर्मी सी रहती थी और उसका मेटालिक एंट्रेंस टच करने पर वो गर्म फील होता था।
यहाँ तक कि उस मेटालिक कॉलर पर कुछ गिर भी जाए तब भी ना कोई खास आवाज ना कोई वाइब्रेशन होती थी। जब मैल वहां गया तो बास्क ट्राइब वालों ने अपना पहला एक्सपेरिमेंट शुरू किया। उन्होंने एक बाल्टी में बर्फ भर के उसको उस होल में 1000 फीट नीचे तक भेजा, जबकि कुछ बर्फ उन्होंने बाहर रख लिया अपने पास। जब अपने पास वाली बर्फ पिघल गई तो उन्होंने उस बाल्टी को वापस ऊपर खींचा तो देखा कि बाल्टी वाली बर्फ अब भी बिल्कुल पिघली नहीं है और वैसी की वैसी है, बल्कि अब वो आइस हाथ लगाने पर ना तो जरा भी ठंडी थी और ना ही गीली। और वो बर्फ के टुकड़े अब बड़े बड़े नमक के टुकड़ों की तरह लग रहे थे, जिनको कि अब आग पर रखने के बाद भी पिघलाया नहीं जा सकता था। ज्यादा देर तक आग से कांटेक्ट में रहने से उन बर्फ के पीसेस में आग लग गई थी, जो कि उस दौरान कई महीनों तक जलती रही थी। अब मेल के अकॉर्डिंग ये एक्सपेरिमेंट जब बार बार किया गया तो कई बार वो बर्फ पिघल जाती थी और कई बार नहीं पिघलती थी और उन्हीं तरह के टुकड़ों में ट्रांसफॉर्म हो जाती थी जैसे नमक बन गई हो। ये सब के चलते बास्क ट्राइब वालों ने प्लान किया कि वो खुद ही नीचे इस होल के अंदर जाकर देखेंगे कि क्या है। पर सबने ये आइडिया को इस आइडिया को रद्द कर दिया, क्योंकि ये खतरनाक भी हो सकता था। फिर मिलकर ये डिसाइड किया गया कि एक शीप यानी भेड़ को नीचे उस होल में भेजा जाएगा। अब वो शीप किसी भी तरह उस होल के पास जाने को तैयार नहीं थी। उसको जबरदस्ती बांध कर उस होल की गहराइयों में उतारा गया। उस शीप को एक क्रेट में बांधकर तकरीबन 1000 फीट नीचे उतारा गया था। नीचे उतारने के बीच में ही उसने हिलना डुलना बंद कर दिया था और अब एक अजीब सी वाइब्रेशन थी। फिर 30 मिनट के बाद अब उस शीप को वापस ऊपर खींचा गया तो वो क्रेट और शीप दोनों ही वैसे के वैसे लग रहे थे, पर शीप अब मर चुकी थी। फिर उन लोगों ने शीप को उस क्रेट से उतारकर उसका पोस्टमार्टम करना शुरू कर दिया। उनके हिसाब से ऐसा लगता था कि वो शीप अंदर से पक चुकी हो, यानी कुक हो गई हो। पर अब जब उस शीप को खोला गया तो अंदर एक बहुत अजीबोगरीब क्रीचर उस शीप के साथ एक कॉर्ड के जरिए जुड़ा हुआ था, जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माँ से कॉर्ड से जुड़ा होता है जब वो पैदा होता है। वो क्रीचर एक बेबी सील की तरह लग रहा था, जिसकी आंखें बिल्कुल इंसानों जैसी थी और जिसकी बॉडी पर एक फ्लूइड टपक रहा था और उस फ्लूइड में से ओजोन की स्मेल आ रही थी। वो सील जैसा क्रेचर सरक सरक के उस होल के किनारे के पास जाकर बैठ गया और तकरीबन 2 घंटे तक इधर उधर खेलता रहा और लास्ट में वो वापस उस गड्ढे में कूद गया। क्वाइट इंटरेस्टिंग। पर इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये थी कि यहाँ नेवाडा आने से कुछ पहले ही जिस मैल को कैंसर डायग्नोज हुआ था और डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग उसके पास अब जीने के लिए सिर्फ 6 महीने बचे थे, पर वो अब बिल्कुल ठीक यानी कैंसर फ्री हो चुका था। मैल को इस बात का यकीन हो गया था कि उस सील क्रिएचर के कांटेक्ट में आने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया है। कुछ मंथ्स के बाद मैल फिर से एक बार कोस्ट टू कोस्ट एएम शो में आया और उसने फिर उस बर्फ से भरी बाल्टी के बारे में कुछ और बताया। याद है जब उस बाल्टी में रखे बर्फ के पीसेस में आग लग गई थी तो वो बास्क ट्राइब वाला एक आदमी उस बाल्टी को उठाकर अपने घर ले गया था ताकि उसका वो लकड़ी से बना कैबिन कुछ गर्म रह सके। उसने उस जलती हुई बर्फ को अपने स्टोव में डाल के रखा था, जो कि फिर कई महीनों तक जली थी। एक और अजीब बात ये थी कि वो जलती आग वहां कैबिन में सारी नमी यानी मॉइस्चर को खींच रही थी, मेकिंग इट अ लॉट ड्राई। वहां रहने पर हमेशा स्किन ड्राई रहती थी और ज्यादातर प्यास लगती रहती थी। जब पानी उबाला जाता था तो वो उसकी स्टीम को वो स्टोव अपनी तरफ खींच लेता था। फिर एक दिन वो स्टोव खुद ही एकदम क्रैश हो गया और उसके टुकड़े कैबिन के फर्श के नीचे घुस गए थे और उसका फ्रेम अलग हो गया था। उसके कुछ 2-3 हफ्ते बाद जब वो बाहर से लौटा तो देखा कि उसका पूरा कैबिन ही क्रैश हो चुका है और इसीलिए वो कुछ दिन के लिए अपने भाई के यहाँ शिफ्ट हो गया। अब 1 महीने बाद जब वो वापस आकर देखता है तो वहां का मंजर कुछ अलग ही था। अब वो स्टोव वाली जगह पर एक नया होल तैयार हो रहा था,
यानी वो स्टोव और उसके पीसेस अब तकरीबन 5 फीट जमीन के अंदर जा चुके थे और एक परफेक्ट होल तैयार होता जा रहा था। स्टोव को वहां से निकालना बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन लग रहा था, क्योंकि वो बुरी तरह से उस होल में फंसा हुआ था। और फिर इसलिए एक बड़ी क्रेन बुलाई गई और उसने स्टोव को खींच के निकाला। ये सब होने के बाद फिर उस बास्क आदमी ने बताया कि कभी कभी वो सील जैसा दिखने वाला क्रीचर अब भी उस होल से बाहर आता है और फिर वापस चला जाता है। वो लोग उस होल से आने वाले उस सील जैसे क्रीचर को अब बहुत स्पिरिचुअल मानने लगे थे। बास्क कम्युनिटी के अकॉर्डिंग वो सील क्रीचर अब उनसे एक अलग लैंग्वेज में बीप्स और क्लिक्स के थ्रू रेडियो पर कम्युनिकेट करता था, जो कि वो समझ भी लेते थे। फिर एक दिन उस सील क्रिएचर ने बास्क को बताया कि ये आइस अगर किन्हीं गलत हाथों में पड़ गई तो हमारे प्लेनेट को बहुत नुकसान हो सकता है। उस सील ने इनको बताया। ये सब सुनकर आर्टवेल ने मेल से उस लैंग्वेज की रिकॉर्डिंग, वहां की फोटोज और वीडियोस नेवाडा से लाने को कहा। इस पर मेल बिल्कुल राजी हो गया और उसने कहा कि वो सब एविडेंस लेकर आएगा। पर उस दिन के बाद मेल का कुछ पता ही नहीं चला। वो सीन से पूरी तरह आउट हो चुका था। पहले तो उसने आर्ट बेल की कॉल्स लेना बंद कर दी और फिर उसके बाद उसका फोन नंबर ही डिस्कनेक्ट हो गया। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे फाइनली मेल की स्टोरी अब 5 साल बाद खत्म हो गई थी, लेकिन अपने पीछे काफी सारे सवाल भी छोड़कर गई थी। उस वक्त टेरा सर्वर ने वॉशिंगटन के पास जिस इलाके को ब्लैक्ड आउट किया था, वो गूगल अर्थ के मैप्स में अब क्लियर दिखाया जाता है। मतलब अगर गवर्नमेंट कुछ छिपा रही होती तो अब भी वो जगह मैप्स पर ब्लॉक्ड ही शो हो रही होती। फिर इसके साथ कई लोगों ने एक्चुअल में उस जगह को विजिट किया था और वहां के कुछ फोटोज भी लिए थे। जैसा कि मेल ने अपने शो पर बताया था कि वहां 2 पुराने घर थे जिनमें से एक स्नो के नीचे कोलैप्स कर गया था। तो फोटोज में वो दिख रहा था। फोटोज में एक 9 फीट चौड़ा होल भी नजर आया था, जिसकी ईंटों की बाउंड्री भी बनी हुई थी, एग्जैक्टली जैसा कि मेल ने बताया था। पर रिसर्च में ये पता चला कि वो एक नॉर्मल कुआं है जिसका एक बेस भी मौजूद है। अब इंटरनेट पर तो कई लोगों ने ये क्लेम किया है कि उन्होंने मेल की असली प्रॉपर्टी ढूंढ ली है, पर ऐसा कोई खास एविडेंस नहीं मिलता और ना ही कोई ऐसा रिकॉर्ड मिलता है जहां मेल वाटर्स नाम का कोई शख्स उस एरिया में रहा हो। लेकिन उस पर काफी लोगों ने कहा है कि उसने एक नकली नाम अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए इस्तेमाल किया होगा। हाँ, बात तो सही है, पर सबसे ज्यादा रियलिटी को हर्ट करने वाली बात इस केस में जो थी वो ये थी कि आज तक कभी मेल ने इस पूरे अरसे में इन सब इंसिडेंट्स का एक भी फोटो नहीं लिया था। ये कैसे हो सकता है? मेल का हर बार यही कहना था कि वो फोटो लेना भूल गया या फिर कैमरा उस होल के पास इंटरफेरेंस की वजह से चलता नहीं है। पर अगर इस केस को एक होक्स भी माना जाए, तब भी मेल इस सब को यूज करके कई तरह की चीजें जैसे बुक्स, टी शर्ट्स और कोई भी मर्चेंटाइज बना के बेच कर पैसे कमा सकता था, बहुत पैसे कमा सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। तो क्या फिर मेल का बोला हुआ सब कुछ झूठ था, या फिर उसकी कोई ऐसी मजबूरी थी जिसकी वजह से फिर वो पूरे सीन से आउट हो गया था? काफी लोग अब भी मेल की इस स्टोरी पर बिलीव करते हैं और वो आर्ट बेल का कोस्ट टू कोस्ट शो ही था जिसकी वजह से आज तक लोग इस मिस्ट्री को याद करते हैं।